अव्या ने जैसे ही अभय का लाल चेहरा और खासकर टमाटर की तरह लाल नाक को देखा तो हैरान रह गई। अभय, ये आपको क्या हुआ? आपका फेस रेड क्यों हो गया है? अभय टिश्यू से अपनी नाक साफ करते हुए, तुम्हारी मेहरबानी से मुझे कस के कोल्ड हो गया है और अब हटो सामने से। अभय गर्म पानी का ग्लास ले जाते हुए बोला, जिस पर अव्या उसे रोकते हुए, 1 मिनट, मेरी वजह से आपको कोल्ड हुआ है? मतलब क्या मैंने कोल्ड को आपका पता दिया या फिर? अभय उसकी बात बीच में काटते हुए, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तो तुम मुझे हल्दी लगती, ना मैं तुम्हारे पीछे भागता, ना हम हल्दी वाले पानी में गिरते और ना अब। आछीक आछीक बोलते बोलते अभय छिकने लगा, जो देख अव्या को अब रियलाइज हुआ उसे कितनी कस की सर्दी हुई है। आपको तो जम के सर्दी हुई है। ऐसे में सिर्फ गर्म पानी काम नहीं करेगा, तो क्या करूं, तुम ही बताओ। अव्या सोचते हुए कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर स्लेब पर रखे पतीले पर गई। अव्या ने वो पतीला उठाया और गैस पर रख दिया, फिर फ्रिज से कुछ निकालने लगी। जो देख अभय, क्या कर रही हो तुम? आपकी सर्दी का इलाज। अव्या दूध का पतीला उठा लाई। अभय कंफ्यूजन में, अब क्या एक्सपेरिमेंट करने वाली हो? देखो, अब कोई उल्टे सीधे वाले काम मत करना, क्योंकि मैं पहले ही अपने कोल्ड से परेशान हूँ। अव्या उसे घूरते हुए, आप थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकते? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, बेफिक्र रहिए, बस आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जब मुझे कोल्ड होता है तो मम्मा यही देती है, जिससे मैं तुरंत ठीक हो जाती हूँ। आप भी हो जाएंगे। अभय मुंह बनाते हुए, पर मुझे नहीं पीना, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं। तो आपको पिला भी कौन रहा है? ये तो आपकी सर्दी के लिए है। आप ज्यादा बहस मत कीजिए और जैसा जैसा मैं आपसे कहूँ वैसे वैसे करते जाइए। अभय चौंकते हुए, मैं तो आपके अलावा है कौन यहाँ जिससे मैं बोलूंगी? लेकिन ये बना तो तुम रही थी ना। अभय की हैरानी देख अव्या नजरें चुराते हुए, हाँ बना तो मैं रही हूँ, और देखिए सारा सामान लाकर भी दे दिया। अब जैसे मैं बोलूँ आप वैसे ही करते जाइए। अभय अभी भी अव्या को बस घूर रहा था, जिससे अव्या, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? सच सच बताना, तुम्हें कुकिंग नहीं आती ना? न ऐसा थोड़ी है, आती है। मेरा मतलब थोड़ी बहुत आती है। अभय अभी भी उसे वैसे ही घूर रहा था, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, हाँ नहीं आती, अब आपको ऐसे ही घूरना है तो मैं जा रही हूँ। अव्या जाने लगी, तभी अभय उसकी कलाई पकड़कर रोक लेता है। अव्या उसकी ओर देखने लगी, जिस पर अभय, अब बीमार किया है तो दवा देनी ही पड़ेगी मिस दीवान, चलिए बताए क्या और कैसे करना है। अव्या मुस्कुरा दी। उसने अभय को गाइड किया और अभय वैसे वैसे करने लगा। दूध को गैस पर चढ़ाकर अभय अव्या को देखने लगा, जो किचन कैबिनेट से एक चिप्स का पैकेट निकाल खा रही थी। इतनी रात को ये अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसकी जगह ये फ्रूट्स खा सकती हूँ। अभय बास्केट में रखे फ्रूट्स की ओर इशारा कर बोला, जिस पर अव्या मुंह बनाते हुए, ये मुझे पसंद नहीं। अभय उसके हाथ से चिप्स का पैकेट लेकर एक सेब रखते हुए, तो तुम्हें कौन खिला रहा है? ये तो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ के लिए है। अभय ने अव्या के शब्द को ही तोड़ मोड़ कर उस पर चिपका दिया। जो देख अव्या उसके पीछे पीछे घूमते हुए, अब ने तो मेरी ही लाइन मुझे ही पर चिपका दी, ये तो गलत बात है ना, आप ही से सीखा है मिस दीवान। खैर एक बात कहो, आपको खाना बना नहीं आता? अगर शादी के बाद इन लॉज ने बनाने का कहा तो आप क्या करेगी? इस सवाल को सुन अव्या भी सोच में पड़ गई। फिर सेब का एक बाइट लेते हुए मुस्कुराकर, इसमें मैं क्या करूँगी ये सोचने का झांझट मेरा नहीं, मेरे फ्यूचर हस्बैंड का हूँगा। मुझे नहीं आता तो उसे तो आना ही चाहिए। क्यों? आना चाहिए। नहीं आता हूँगा तो उसे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करवानी पड़ेगी। अब भाई उसके खातिर बीवी पूरे दिन भूखी थोड़ी रह सकती है। उसकी बात अव्या हंस दी, तो वही अभय उसकी मुस्कान में एक बार फिर खो गया। तभी किचन में साधना जी आए और दोनों को इतनी रात गए देख चौंकते हुए, बेटा आप दोनों इस वक्त यहाँ? कुछ चाहिए था? कुछ नहीं मोम, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, इसीलिए ये हल्दी वाला दूध मिस दीवान बनाकर मुझे दे रही थी। साधना जी परेशान होते हुए, बेटा तुम्हें सर्दी हो गई थी तो मुझे बताना चाहिए था, मैं ले आती। अभय उन्हें शांत करवाते हुए, रिलैक्स मोम, बस हो ही गया है। वैसे भी आप पूरा दिन कितना काम करती है, आपको रेस्ट करना चाहिए। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बात करने में बिजी थे, तो वही अव्या बस दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी उसकी नजर दूध के पतीले पर गई, जो अब बाहर निकल रहा था। अव्या घबराते हुए, दूध बाहर आ रही है, रोको उसे। अभय ने फाटक से गैस ऑफ की, तो वही साधना जी हैरानी से अव्या को देख रही थी।
अव्या को जब एहसास हुआ तो वो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, सॉरी वो दूध नहीं बोलती तो निकल जाता। साधना जी ने एक नज़र अव्या को देखा और फिर अभय को। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटे हंस दिए और उन्हें मुस्कुराता देख अव्या भी हंस दी। थोड़े वक्त बाद अभय अपने कमरे में बैठा हल्दी वाला दूध पी रहा था। तभी डोर नॉक हुआ। कम इन। अव्या अंदर आए और कुछ दवाइयाँ उसे देते हुए, ये लीजिए कुछ मेडिसिस है, साधना आंटी ने भेजी है आपके लिए। हुम्मा थैंक्स। अभय ने मेडिसिस ले ली मगर अव्या अभी भी वही खड़ी थी। जिस पर अभय, कुछ और काम भी था क्या? हाँ ये भी देना था। अव्या ने दूसरा हाथ आगे किया जिसमें अभय का ब्लेजर था, जो बस में अभय ने उसे दिया था। अभय ब्लेजर को लेकर अच्छे से चेक करने लगा जिस पर अव्या मुंह बनाते हुए, अच्छे से ड्राई क्लीन करवा दिया है, इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अभय मुस्कुराते हुए, थैंक्स इसे वापस लौटाने के लिए, वरना मुझे तो लगा था आप इसे देना भूल चुकी है। अव्या चिढ़ते हुए, मुझे याद था बस लौटने के लिए वक्त नहीं मिला। इतना बोल अव्या जाने लगी तभी अभय पीछे से उसे रोकते हुए, मिस दीवान थैंक्स वंस अगेन। मगर अव्या तो चिढ़ी हुई थी इसीलिए बिना कुछ बोले ही चली गई। यहाँ अभय ने एक नज़र उस ब्लेजर को देखा और फिर मुस्कुरा कर कबर्ड के अंदर रख दिया। गुस्से में आकर अव्या भी लेट गई। आई कुछ ही देर में नींद ने उसे घेर लिया। करीब आधी रात गए अव्या नींद में बड़बड़ाने ने लगी। सपने में वो अपनी पास्ट लाइफ में थी जब शादी वाले दिन उसे अपने दीवाने का कॉल आया था। अव्या फिर से नंबर जानने की कोशिश में थी लेकिन अचानक, आवू आवू क्या हुआ, आंखें खोल आवू। अव्या की नींद खुल गई। उसने साइड में देखा तो मुस्कान परेशान होते हुए, क्या हुआ, तुझे कोई बुरा सपना देखा क्या? अव्या के ऐसे नींद में बेचैन होने से पास लेटी मुस्कान की आंख खुल गई। जब उसने अव्या को बड़बड़ाते और पसीने में भीगा पाया तो उसे उठाने लगी। अव्या चेहरे पर आए पसीने को साफ करती हुई, हाँ एक बुरा सपना था, ये ले पानी पी। मुस्कान ने उसे पानी पिलाया और दोनों फिर से लेट गए। मुस्कान नींद में चली गई लेकिन अव्या की तो नींद ही भाग चुकी थी। वो उठी और पेपर पेन लेकर फिर से उस नंबर के बारे में सोचने लगी। काफी देर तक दिमाग पर जोर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर उसने पेपर पेन वही पटका और दोबारा से लेट गई। ऐसे ही अगली सुबह हो गई। आज मेहंदी का फंक्शन था। तैयारियां सारी हो चुकी थी। मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। दुल्हन के आधी मेहंदी रच चुकी थी, बाकी की महिलाएं भी मेहंदी लगवा रही थी। अरे सुधा दीदी, चलिए आप भी मेहंदी लगवा लीजिए, एक औरत सुधा जी से बोली। जिस पर सुधा जी, हाँ बस आ रही हूँ भाभी सा। तभी साधना जी उन्हें ले जाते हुए, क्या आ रही हूँ, चलो जल्दी वरना मेहंदी वाली बिजी हो जाएगी, फिर घंटों इंतजार में बैठना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट माहिरा, ये टेबल पर मैंने अक्षय के लिए नाश्ता निकाल कर रखा है, जाकर उसे खिला। सुधा जी गुजरती हुई माहिरा से अक्षय को नाश्ता करवाने का बोली और खुद साधना जी के साथ मेहंदी लगवाने बैठ गई। माहिरा एक नज़र थाली को देखती है तभी मेहंदी आर्टिस्ट, बाइसा चलिए आप ही का नंबर है। अब माहिरा इंतजार में बैठी थी कि कब उसका नंबर आए और वो अपनी मेहंदी रचवाए। जब नंबर आया तो उसे दूसरा काम पकड़ा दिया गया। अब माहिरा यहाँ वहाँ देखती है तभी उसकी नज़र सामने से आती अव्या पर गई। अव्या प्लीज प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दो, ये नाश्ता तुम अक्षय भाई के कमरे में पहुंचा दो प्लीज, मुझे ना मेहंदी लगवानी है, पूरे आधे घंटे बाद कहीं जाकर नंबर आया है प्लीज। हाँ अरे पर, मगर तब तक माहिरा जा चुकी थी। अव्या ने थाली को देखा और फिर गहरी सांस अंदर भरकर धीरे से छोड़ दी। यहाँ अक्षय बेड पर बैठा भुना भुना रहा था। व्हाट द हेल इज दिस, ये मेरे साथ ही होना था। अब पता नहीं कब तक इस चार दीवारी में कैद होकर बैठना पड़ेगा। तभी डोर नॉक हुआ। अक्षय गुस्से से, कौन है? मगर जैसे ही उसने डोर पर अव्या को देखा चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अरे अव्या जी आप यहाँ कैसे, और बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए। अव्या खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखते हुए बिना किसी भाव के, ये माहिरा दी ने आपके लिए भिजवाया था, बस वही देने आए थे, इतना बोल अव्या जाने लगी। उसका तू जाना अक्षय को अच्छा नहीं लगा इसीलिए। थैंक्स अव्या जी, बस एक और छोटा सा काम अगर आप कर देती तो। वो मेरे पैर में मोच आई है, डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है, इसीलिए क्या आप कबर्ड से मुझे एक शर्ट निकाल कर दे सकती है? अब नीचे तो जा नहीं सकता तो रेडी होकर यहीं से अपने भाई की मेहंदी एंजॉय कर लूं। अक्षय बेहद ही मायूसी से बोला जैसे उसे कितनी तकलीफ है, लेकिन अव्या तो उसकी नस नस से वाकिफ थी। उसने बिना कुछ कहे कबर्ड खोला और एक शर्ट उठाकर अक्षय के पास रख दी। थैंक यू अव्या जी, वैसे एक बात कहो, आप इस हरे जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही है।
ये बात सुन अव्या गुस्से से उसे घूरने लगी, मगर कुछ कहती उससे पहले ही एक तेज आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। दोनों लोगों ने नजरें उठाकर डोर की ओर देखा, जहां अभय किसी सर्वेंट को चिल्ला रहा था। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है? ये इस तरह से काम करते हो तुम सब? अव्या जल्दी से कमरे के बाहर आए। क्या हुआ, आप उन्हें इस तरह से डांट क्यों रहे हैं? अभय उसे अपने कुर्ते की ओर दिखाते हुए, मैंने इसे कुर्ते को प्रेस करने के लिए दिया था, लेकिन देखो इसने सीधे बटन की तोड़ दी। जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना इन्होंने। आप भी क्या कमाल करते हैं अभय। काका जी आप जाइए, हम देखते हैं। सर्वेंट सिर झुकाए चला गया। अभय सीने पर हाथ बांधे अव्या को घूरते हुए, उसे क्यों भेज दिया? ताकि अब आप उन्हें और ना डांटे। गलती की है तो डांट तो मिलेगी ही। अभय गुस्से से बोला, जिस पर अव्या, खैर वो सब छोड़िए और जाकर दूसरा कोई कुर्ता पहन लीजिए। मेरे पास आज के फंक्शन के लिए बस एक ही कुर्ता है, इसीलिए नहीं पहन सकता। तो कोई और पहन लीजिए। कौन से आप ग्रूम है या लड़की है जिसे सब कुछ मैचिंग का चाहिए? कहा ना नहीं पहन सकता, आज मेरा यही पहनने का मन है। अव्या लाचारी से, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? अभय कुर्ते की बटन वाली जगह को देखते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें बटन लगा दो। अव्या चौंक कर, क्या बटन? वो भी मैं? हाँ तुम ही। अब तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं और किसी दूसरे के हाथ में देकर मैं अब और अपने कुर्ते को तकलीफ नहीं दे सकता। वैसे भी आज तुमने मुफ्त मदद अभियान शुरू किया है, थोड़ी हेल्प मेरी भी कर ही सकती हूँ। अभय दांत पिसते हुए बोला। कहीं ना कहीं अव्या को समझ आ गया था कि अभय किसकी बात कर रहा है। कोई अभियान शुरू नहीं किया है वो तो। अभय बीच में ही, एक मिनट, अब ये मत बोलना तुम्हें बटन लगाना नहीं आता। किसने कहा मुझे नहीं आता? हाँ नहीं आता तभी तो मना कर रही हूँ। अगर आता नहीं है तो सीधे सीधे बोल सकती हूँ, मैं माइंड नहीं करूँगा। पर फिर भी ये छोटे छोटे काम तो हर किसी को आना ही चाहिए। मुझे आता है और आज आपको भी दिखा दूंगी अव्या दीवान कितनी मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। अब अव्या जोश जोश में बोलकर चली गई। अभय नजर भर अक्षय के कमरे में देखा, जहां अक्षय खुनस भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा था। अभय टेढ़ा मुस्कुराता हुआ मुट्ठी में बंद बटन को वही फेंक कर चला गया। अक्षय तिलमिलाए हुए, अभय ये तू ठीक नहीं कर रहा, मुझे उकसा कर तू अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। यहाँ अभय के कमरे अव्या आते हुए, जल्दी से कुर्ता दीजिए, मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। क्यों कुर्ता निकाल कर देना पड़ेगा? ऐसे ही पहने हुए नहीं लगा सकती तुम? अव्या कमर पर दोनों हाथ रखते हुए, क्यों यहाँ कोई रोमांटिक सीरीज का शूट चल रहा है? अभय बेड पर पसरते हुए बिना किसी भाव के, मतलब तुम जानती हो ऐसा करने से जरूर कोई रोमांटिक सीन बनेगा। क्यों? अभय इस बार थोड़ा शरारत से बोला था, जिस पर अव्या जो सुई धागे के बॉक्स को ढूंढ रही थी रुक गई। वो अभय को घूर कर, बकवास करना आपकी फेवरेट हॉबी है? नहीं, तुम्हें परेशान करना मेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी है। एनीवेज जल्दी करो, कहीं फंक्शन खत्म ना हो जाए और हम दोनों यही रह जाए। अव्या अभय की बटन टाक रही थी तो वही अभय कुछ बेचैन नजर आ रहा था। बटन लगाकर अव्या ने मुंह से धागा तोड़ दिया, तभी उसके लब अभय के सीने को छू गए, जिससे अभय ने कस के आंखें बंद कली। अव्या सुई को धागे में फंसाते हुए हो गया। अभय ने आंखें खोली, एक नजर उस लगे हुए बटन को देखा और फिर अव्या को। हुम्मा, तुम्हें तो सच में बटन लगाना आता है। वैसे मेरे कुछ और शर्ट भी है जिसे बटन की जरूरत है, लगा दोगी क्या? अव्या उसे घूरते हुए, खुद से लगा लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। इतना बोल अव्या चली गई और पीछे खड़ा अभय मुस्कुराते हुए बालों में हाथ घुमाने लगा। कुछ वक्त बाद सभी मेहंदी लगवा रहे थे। अव्या की भी मेहंदी रची जा रही थी। साइड में मुस्कान ने भी लगवाना शुरू कर दिया। पास ही दादी बुआ बैठी एक एक लड़की की मेहंदी निहार रही थी। प्रिया के हाथ में मेहंदी लगाते हुए इर्तिस, मैम आपके हस्बैंड का नाम? प्रिया शर्माते हुए, मैं। अरे इतना क्यों शर्मा रही है, तेरा ही होने वाला पति है। और बेटा तुम मेरे पोते का ऐसी जगह नाम छुपा कर लिखना कि बेचारा सारी रात ढूंढते ही रह जाए। मेहंदी इर्तिस मुस्कुरा के, जी दादी जी। प्रिया शर्म के लाल पड़ गई। वही बाकी सब खिलखिला उठे। तभी दादी बुआ अव्या और मुस्कान को भी लपेटे में लेते हुए, और छोरियों तुम लोग भी अपने अपने वालों का नाम अपनी मेहंदी में लिखवा लो। आखिर मेहंदी में चढ़े रंग से पता तो चले तुम्हारे वाले भी तुमसे कितना प्यार करते हैं। क्या मेहंदी का रंग बता सकता है हमारे पार्टनर हमसे कितना प्यार करते हैं? माहिरा उत्सुक होते हुए बोली, जिसके जवाब में दादी बुआ फुल कॉन्फिडेंस से, हाँ बता सकता। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो।
घर की महिलाएं सारी बातें सुन मुस्कुरा दी, आखिर उन्हें उनका वक्त जो याद आ गया था। तो वही लड़कियां इसी बात को लेकर गोसिप्स करने लगी। तभी मेहंदी वाली आर्टिस्ट मुस्कान से, आपके हाथ में किसका नाम लिखना है? मुस्कान सोचते हुए, सिर्फ यही लिख दो। अव्या शक भरी निगाहों से मुकु को घूरने लगी। तभी पास बैठी माहिरा, तुम्हारी फ्रेंड ने तो लिखवा लिया अपने वाले का नाम, अब तुम भी लिखवा लो। अव्या सोचने की एक्टिंग करते हुए, मेरे वाले का नाम? मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी कंप्लीट करवाते हुए, क्या नाम लिखना है? अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, दी कोई नहीं है, फिलहाल तो आप क्वेश्चन मार्क ही लगा दो। आर्टिस्ट ने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अव्या के हाथ पर बना दिया, जो देख सभी हंस पड़े। दादी बुआ लाचारी से, मतलब अब इस गुमनाम के चिन्ह से यो पता चलेगा थारे से कि कितना प्रेम करे से। कुछ समय बाद सभी महिलाओं की मेहंदी सज चुकी थी। दोपहर का वक्त हो चला था, भूख भी लग रही थी। अव्या भूख से चिल्लाते हुए, मम्मा भूख लगी है, प्लीज ये मेहंदी धोने दो। कोई जरूरत नहीं है, आवो, अभी तो लगवाई है, इतनी जल्दी धो लोगी तो रंग कैसे आएगा? तभी अविनाश जी खाने की थाली लेकर हाजिर हो गए। हमारी प्रिंसेस को भूख लगी है, चलिए आज हम हमारे हाथों से खिलाते हैं आपको। अभी अविनाश जी बैठने को हुए तभी दादी बुआ बीच में ही टोकते हुए, अविनाश बेटा, प्रिंसेस को छोड़ो, जाकर प्रिंसेस की मोम पर ध्यान दो, उसने भी तो मेहंदी लगाई हुई है, आपकी प्रिंसेस को कोई और खिला देगा। पर जाए। अविनाश जी उठकर पलक जी के पास चले आए। सारे हस्बैंड और होने वाले हस्बैंड अपनी वाइफ को खाना खिला रहे थे, तो वही अव्या और मुस्कान भी किसी के इंतजार में बैठी थी। दादी बुआ की नजर इधर किसी की तलाश में थी, तभी सामने से आता अंकित दिखा। छोरे जरा इधर तो आ। जी दादी बुआ बोलिए, इन दोनों ने जरा खाना तो खिला दे, बेचारी की मेहंदी लगी है इसीलिए खा नहीं पा रही। अंकित ने एक नजर मुस्कान को देखा जो हाथों में मेहंदी लगाए पंखे के आगे बैठी थी। ठीक है, खिला तो दूंगा, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? जाकर पहले उसे कुछ खिला दे, वरना बेहोश होकर सीधे नीचे गिर जाएगी। अंकित मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया में पास आया और 2 थाली बनाने लगा। तभी अभय भी नीचे आया और चेयर खींचकर बैठते हुए, अंकित जरा वो पास करना। जी भाई। अंकित ने एक बाउल उसे पकड़ा दिया। अभय एक नजर उसे देख, क्यों आज तेरा 2-2 प्लेट्स में खाने का मन है? नहीं भाई, ये मेरे लिए नहीं है, मैं भाई की सालियों के लिए है, तो उनके लिए प्लेट्स ले जा रहा हूँ। पर तू क्यों उनके लिए ले जा रहा है? वो खुद से नहीं ले सकती क्या? अंकित ने उसे दादी बुआ की सारी बात बता दी, जिस पर अभय के हाथ खाना निकालते हुए रुक गए। वो एक नजर अंकित दोबारा निकाली गई थाली को देखता है, जिसमें तेज मीठे फीके सारे ही व्यंजन रखे थे। अभय की नजर मीठे पर जाकर रुक गई। रुक 1 मिनट, ये हलवा लेकर कहाँ जा रहा है? भाई अभी तो बताया आपसे, अव्या और मुस्कान के लिए लेकर जा रहा हूँ। अभय गुस्से से, स्टूपिड, तुझे दिखाई नहीं दे रहा इस हलवे में इलायची डली है? अंकित ना समझी में अभय को देखने लगा। वही अभय उसकी ऐसी कंफ्यूजन वाली शक्ल देखते हुए खाने की प्लेट ले लेता है। तू जा, मिस दीवान की प्लेट में खुद ले आऊंगा। अंकित चौंकते हुए, आप? पर क्यों भाई, मैं ले जाता हूँ ना। एक बार कहा ना, अब जा और एक काम कर, उन्हें भी यही भेज दे। अंकित तो जैसे सदमे में ही चला गया। उसे वही खड़ा देख अभय कोल्ड वॉच में, तुम अभी तक यही खड़े हो? जा रहा हूँ। अंकित जाते हुए बस अभय के बिहेवियर को लेकर ही सोच में पड़ा था। यहाँ अभय ने अव्या की प्लेट लगाई। एक बार हेड शेफस से कंफर्म भी करवा लिया कहीं किसी और डिश में इलायची यूज तो नहीं की। खैर थोड़ी देर बाद अव्या वहां आकर बैठ गई। भूख बड़ी शिद्दत से लगी थी, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल भी नहीं किया। अभय ने उसके आगे प्लेट रखी और एक बाइट उठाकर उसके मुंह के आगे कर दिया, जो देख अव्या, इतनी मेहरबानी किस लिए? अभय बिना किसी भाव के, तुमने मेरे कुर्ते में बटन लगाई, मैं तुम्हें खाना खिलाकर हिसाब बराबर कर रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। 1-2 बाइट खाने के बाद अव्या चिढ़ते हुए, ये इतने बड़े बड़े निवाले क्यों खिला रहे हैं आप? छोटे छोटे खिलाए, मेरे खिलाने में नहीं तुम्हारे खाने में प्रॉब्लम है। किसी चिड़िया की तरह धीरे धीरे चुन रही हूँ। हाँ तो मेरा मुंह भी चिड़िया के मुंह जितना छोटा है, इसीलिए उसी के हिसाब से खिलाए। सच में तुम्हारे बड़े नखरे हैं। एक तो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ अपना खाना छोड़ के, लेकिन तुम मेरी मेहनत का एहसास करने के बजाय शिकायत कर रही हो। अभय दांत पिसते हुए बोला, जिस पर अव्या, मेरा हो गया, अब आप भी खा लीजिए। अव्या जाने लगी तभी अभय उसकी बाह पकड़ रोक लेता है। कहाँ हो गया? ये प्लेट में तो सारा खाना वैसे का वैसे ही रखा है।
हाँ तो किसने कहा था इतना सारा लेने को? मेरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा रही हूँ? पूरा खत्म करो या एटलीस्ट आधा तो भी खाओ, वरना आज सारा दिन यही बैठा कर रखूंगा तुम्हें। अभय अव्या को जबरदस्ती सारा खाना खिलाने लगता है। अव्या पेट पर हाथ रखते हुए, नहीं अब बस, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं खा सकती। ठीक है, जाओ, इतना काफी है, आप भी खा लीजिए, मैं यही बैठी हूँ। क्यों बेट हुई तुम? कहीं मेरे खाने में नजर लगाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अभय आंखें छोटी करते हुए बोला, जिस पर अव्या उसके एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए, तो क्या इतने बड़े टेबल पर अकेले बैठकर खाने का इरादा है? खिला नहीं सकती तो कम से कम साथ बैठकर कंपनी तो दे ही सकती हूँ। अभय इसके आगे कुछ नहीं बोला और खामोशी से खाना सर्व करने लगा। वही उसकी खामोशी देख अव्या धीरे से, मेरा बैठना शायद आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी अभय उसे रोकते हुए, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस किसी के साथ खाने के टेबल पर बहुत दिनों बाद बैठा होना। एनीवेज, अगर तुम कुछ करना चाहती हूँ तो कोई अच्छा सा गाना सुना दो, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। अव्या उसे घूरते हुए, क्यों, मैं आपको यहाँ एंटरटेन करने के लिए बैठी हूँ। शायद। अव्या गुस्से से, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। अभय हंसते हुए, सॉरी, तुम फिर से नाराज हो गई। अब कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। अव्या मुस्कुरा के वापस बैठ गई। वही पिलर के पास खड़ी साधना जी बस एकटक दोनों को देखे जा रही थी। तभी दादाजी उनके पास आए और एक नजर अभय और अव्या को देख, क्या देख रही हूँ बहू? डेड आप देख रहे हैं ना अभय को? उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना बच्चा वापस लौट आया है। साधना जी खुशी से बोली, जिस पर दादाजी मुस्कुरा दिए। ऐसे ही रात हो चली। दिनकर सभी बच्चे बाहर गार्डन में मजलिस लगाए बैठ गए। घर वालों की काफी रोका टोकी के बाद भी अमय प्रिया से मिले बिगड़ ही नहीं पाया। इसीलिए अब कोई कुछ करता भी क्या, सब कुछ ना कुछ बातें किए जा रहे थे। तभी अव्या अमय से, जीजू आपने बताया नहीं आप और प्रिया दी कब और कैसे मिले, कैसे शादी की बात हुई? यस जीजू, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आपकी लव स्टोरी अरेंज में कैसे बदली जानना है। अमय मुस्कुराते हुए, हम दोनों 7 साल पहले कॉलेज में मिले थे, जहां आपकी दी मेरी जूनियर थी। पहली नज़र में ही मुझे आप दी से प्यार हो गया था, मगर बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन फ्रेशर पार्टी में बड़ी हिम्मत कर मैंने इसे अपना लव कैंपस कर ही दिया। मैं डर रहा था कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्ट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इस बात से था कि अब मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। मगर ट्विस्ट तब हुआ जब इसने मुझे हाँ कहा और बताया कि ये भी मुझसे उस पहली मुलाकात से ही प्यार करती है। फिर एक लॉन्ग टाइम हम दोनों रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने स्टडी कंप्लीट की, अपना अपना एक मुकाम पाया। फिर घर वालों को अपने रिलेशन के बारे बताया, वैसे उन्हें मालूम तो पहले से था। ये बात लाग है, 1 साल पहले एंगेजमेंट की और अब परसों शादी करने वाले हैं। कहते हुए मैंने प्यार से प्रिया का हाथ थाम लिया। वही उसकी लव स्टोरी सुन मुस्कान, वाओ सो रोमांटिक, क्या चल रहा है बच्चा पार्टी? दादाजी उनकी महफिल में शामिल होते हुए बोले, जिस पर माहिरा के पास लेटा हुआ अंकित बोला, कुछ नहीं दादू, बस अमय भाई अपनी और भाभी की लव स्टोरी बता रहे थे। अरे ये भी कोई लव स्टोरी हुई? लव तो हमारे वक्त में किया जाता था। अमृता हैरानी से, आपके वक्त में लव मैरिज हुआ करती थी दादाजी? हुआ करती थी नहीं, दादू की और हमारी दादी की लव मैरिज ही थी। उद्धरण चिन्ह। अंकित ने बताया तो सभी को दूसरा झटका लगा। अव्या तो खुशी से उछलते हुए, दादाजी प्लीज आप अपनी लव स्टोरी बताएं ना, प्लीज। इसमें इतनी गुजारिश करने की क्या बात है बेटा? मुझे तो बस मौका चाहिए था अपनी और अपनी जान की मोहब्बत को दुनिया के सामने बताने के का, जो मैं कभी नहीं जाने देता। सभी बच्चे हूटिंग करने लगे। दादाजी भी सीधे हो गए और कहने लगे, मेरी और मेरी जान मान ली। हम दोनों ने भागकर मंदिर में शादी थी, क्योंकि वो थी एक साउथ इंडियन तो वही हम थे राजपूत घराने से। कास्ट अलग होने के कारण से हम दोनों की ही फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। उद्धरण चिन्ह। सभी बड़े गौर से दादाजी की बातों को सुन रहे थे। तो वही कहते कहते दादाजी अपनी यादों में डूब गए। मैं बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई गया था तो वही मानली अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिला घूमने गई थी। मैं अपनी कार में था, तब ऐसे ही नजर उसकी ओर चली गई, मगर जब गई तो फिर कभी किसी और पर ना जा सकी। उस पहली नजर की मोहब्बत का ऐसा नशा चढ़ा कि वो रात काटनी मुश्किल हो गई। अगला दिन जैसे ही निकला मैंने उसकी तलाश शुरू कर दी, तब मालूम हुआ कि वो एक गांव के मुखिया की इकलौती बेटी है।
जब पहली बार मैं उससे बात करने गया तो उसने मुझे ऐसे वैसा लड़का समझकर थप्पड़ जड़ दिया। बाद में जब उसे इस बात का बुरा लगा तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। मिलते मिलते वो मुझे समझने लगी। फिर एक दिन मैंने उसके आगे अपनी फीलिंग्स रख दी, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि अपने पापा के फैसले के आगे नहीं जा सकती। फिर क्या हुआ दादाजी? अव्या के सवाल पर दादाजी मुस्कुरा के बोले, फिर मैंने उसके पापा के आगे अपनी शादी वाली इच्छा रखी, लेकिन उन्होंने कास्ट का हवाला देकर मुझे भगा दिया। यही बात मैंने अपने मोम डैड के आगे रखी, लेकिन जवाब वही मिला, उतला बाबासा के हाथ से मार अलग पड़ी। फिर क्या हुआ? इस बार विवेक जीजू बोले तो दादाजी आगे। मानवी की शादी उसके पिता ने दूसरे गांव के मुखिया के बेटे से तय कर दी। ये सुन मैं बहुत उदास हो गया। मैं अपने प्यार के लिए जो बन पड़ता वो सब कुछ करता अगर मानवी भी मेरा साथ देती। जिस दिन मानवी की शादी थी उस वक्त मैं चेन्नई में ही था। तभी मानवी का भाई मेरे पास आया और उसने मुझे एक लेटर दिया, जिसमें मानवी ने अपने प्यार को कबूल किया था और मुझसे शादी की इच्छा जताई थी। फिर क्या था, एक नए जोश के साथ मैं उसके घर पहुंचा और सबके सामने से मानवी को लेकर मंदिर चला आया। फिर शिव जी के छात्र छाया में हम दोनों ने शादी करी। ऐसे शादी करने से आप दोनों को तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आए होंगी ना? हम आई थी। हमरे दोनों के घर वालों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद हमरा प्रेम देख उन लोगों ने हमें अपना लिया। कहते कहते दादाजी मुस्कुरा दिए। ऐसी थी हमारी लव स्टोरी। ओह, तो इसीलिए अलग कास्ट होने के बावजूद भी दी और अमेर जीजू को शादी की परमिशन मिल गई। अव्या दिमाग लड़ाते हुए बोली। खैर, दादाजी की लव स्टोरी सुन ऐसा लगा जैसे सब ने वो पल जी लिए हो। सभी लव शव की बातें कर रहे थे तो वही दादाजी अपनी यादों में अपनी जान मानवी को महसूस कर रहे थे।